हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मानचित्र। आप सभी जानते हैं कि मानचित्र कितना इम्पोर्टेंट है। मानचित्र हमारे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी एवरीथिंग एग्ज़ाम, सब में मानचित्र से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मानचित्र के बारे में आप लोगों को क्लियरली इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रह जाए किसी भी टॉपिक को लेके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा मानचित्र है। मानचित्र आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे हमारे भारत का मानचित्र जो होता है, कुछ इस तरह का मानचित्र होता है हमारे भारत का। बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैं बना रहा हूँ कि ये हमारे भारत का मानचित्र है। चलिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पिछला अध्याय हम लोगों ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था और ग्लोब में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित कब होता है? जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तब हमारे लिए ग्लोब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। तब हमें ज़रूरत पड़ती है मानचित्र की। पृथ्वी के सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही क्या होता है? हमारा मानचित्र होता है। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग या पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना यह असंभव होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार है। तो यदि हम पृथ्वी को पूरे मानचित्र पे हम अगर चपटा करके खींचा जाए तो फिर ये हमारे लिए एक असंभव सा काम लगता है। लेकिन मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलस आप देखिए, एटलस क्या होता है? जब हम बहुत सारे मानचित्र को एक जगह रख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र से हमें क्या? मानचित्र से एक ग्लोब के अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे मानचित्र के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे हमारा मानचित्र 3 प्रकार का मानचित्र होता है। जैसे आप देख सकते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और एक तीसरा मानचित्र कौन सा होता है? थीमेटिक मानचित्र। ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। इन तीनों प्रकार के मानचित्र को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो भौतिक मानचित्र जो होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हमारी पृथ्वी पे आकृतियाँ हैं, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को ही हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहा जाता है। वैसे ही राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र। जैसे हमारे भारत का मानचित्र जो होता है, हमारे भारत के मानचित्र में राजनीतिक मानचित्र अलग होता है और थीमेटिक मानचित्र अलग होगा और हमारा जो भौतिक मानचित्र है वो अलग होगा। तो राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो वैसे ही तीसरा क्या है? थीमेटिक मानचित्र क्या होता है?
कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग आदि। ये सारे मानचित्र होते हैं जो हमें एक विशेष अवस्था को प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र हो गया हमारा, सड़क के बारे में हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे मानचित्र होते हैं जो हमारे लिए वो चिन्ह होते हैं जो सड़क मानचित्र दर्शाते हैं, वर्षा मानचित्र दर्शाते हैं। वैसे ही वन, उद्योग इत्यादि मानचित्र को दर्शाने वाले मानचित्र को ही क्या कहते हैं, हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? मानचित्र के कुल 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। आप सभी जानते हैं कि मानचित्र में दूरी का क्या मतलब होता है, दिशा का मतलब क्या होता है और प्रतीक का, ये भी आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए पहले हम दूरी के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र एक आरेखण। आरेखण का मतलब कि एक रेखा, किसी भी ग्लोब पे खींचा गया एक रेखा, ये हमारा मानचित्र होता है। पूरे होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। स्थानों के बीच की दूरी क्या रहे? वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये कि मानचित्र पे 10 किलोमीटर दिखाना ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक छोटे से मानचित्र में हम बहुत बड़ी चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो उसके लिए एक नियमित दूरी हमको व्यक्त करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। सही बात है। वास्तविकता है कि अगर 2 सेंटीमीटर हमारा जो है वो कितने को 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। उपयोग करते हैं तो मानचित्र पर 5 जैसे यहाँ पे 5 किलोमीटर, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग? जब हम लोगों को जब छोटे राज्य का, जिलों का जब हम लोगों को निर्धारण करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को महासागर, महाद्वीपों या किसी देश की स्थिति को, देश के बारे में हम लोगों को कागज पर दिखाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। अगर हम लोग 5 छोटे वाले पैमाने पे अगर 5 सेंटीमीटर को देखते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 500 किलोमीटर दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। आप समझ पा रहे हैं? जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है
इसकी अपेक्षा छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी हमको प्रदान करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चिन्ह वगैरह बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधों को किस तरीके से दिखा रहा है। देखिए, खेल का मैदान है, ये इस तरीके से दिखा रहा है। पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया। सामुदायिक केंद्र और ये दुकानें दिखा रहा है इस तरीके से। कुआं दिखा रहा है। विद्यालय को इस तरीके से व्यक्त कर रहा है। फलोद्यान जो है वो इस तरीके से व्यक्त कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरा जो है हमारा मानचित्र के जो दूसरा घटक है वो हमारा क्या है, वो हमारा है दिशा। अब इसको भी हम लोग देखते हैं। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह वास्तव में उ का मतलब क्या होता है, उत्तर दिशा। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है उत्तर, दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाओं को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु में 4 दिशाएं आती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये 4 दिशाएं जो होती हैं ये मुख्य दिशाएं होती हैं। इन्हें प्रधान दिग्बिंदु के नाम से कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व। वैसे ही 4 दिशाएं और होती हैं, जैसे हो गया, वैसे ही ये 4 दिशाएं और होती हैं। अगर इनको हम देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इधर देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और इधर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये 4 और दिशाएं होती हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, वैसे ही 4 और कुल 8 दिशाएं होती हैं। प्रधान दिग्बिंदु ये हो गया। दिक्सूचक, ये दिक्सूचक यंत्र है, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। इस चित्र में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तक। आपको अगर ये दिशाओं का ज्ञान हो तो आप किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसकी जो चुंबकीय सुई होती है, आप देख सकते हैं, इसकी जो ये चुंबकीय सुई है ये हमेशा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर रहता है। इसकी वजह से हम उत्तर दिशा का निर्धारण कर सकते हैं और किसी भी दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दिक्सूचक से। वैसे ही तीसरा घटक क्या है, हमारा तीसरा घटक जो है प्रतीक है। आप जानते हैं प्रतीक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मानचित्र को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको मानचित्र के बारे में, प्रतीक के बारे में बहुत काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। प्रतीक, कौन सा प्रतीक किस लिए होता है, पेड़ के लिए कौन सा प्रतीक है, पोस्ट ऑफिस के लिए कौन सा है, रेल पटरियों के लिए कौन सा है, रोड के लिए कौन सा है, सड़क के लिए, नहर के लिए, पुल के लिए, इन सारी प्रतीकों का आपको जानकारी होना चाहिए। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक चीज़ों को बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है।
तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों का सहायता ले सकते हैं। सही बात है। अगर आपको चिन्हों के बारे में पता है कि ये चिन्ह हमारा इसके लिए है, तो आप अगर किसी क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं फिर भी आप उन चीज़ों को जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में बताया गया है कौन सा चिन्ह किसके लिए है। देखिए जैसे रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन और मीटर लाइन, तथा रेलवे स्टेशन के लिए ये है, ये हमारा रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन के लिए है और ये जो है मीटर लाइन के लिए है। और वैसे ही हमारा जो ये आगे है ये आरएस लिखा है रेलवे स्टेशन, आरएस का मतलब रेलवे स्टेशन हो गया। वैसे ही दूसरा क्या है, सड़कों के लिए है, सड़कों के लिए पक्की और कच्ची सड़क के लिए पक्की सड़क इस तरीके से है और कच्ची सड़क टूटी फूटी है, इस तरीके से दिखाया गया है। वैसे ही सीमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए इस तरीके का, और राज्य की सीमा के लिए इस तरीके का, और वैसे ही जिला की सीमा के लिए किस तरीके से, ये टूटी फूटी लाइनें इस तरीके से कटी फटी लाइनें दिखाई गई है। वैसे ही आप देख सकते हैं नदी के लिए, कुआं के लिए और तालाब के लिए, नहर के लिए और पुल के लिए इस तरीके का प्रतीक हमको इसमें दिखाया गया है। वैसे ही आप देख सकते हैं मंदिर के लिए, और उसके बाद फिर गिरजाघर के लिए, मस्जिद के लिए, और ये छतरी चर्च के लिए ये है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, और पोस्ट एवं टेलीग्राफ के लिए पीटीओ, और ऑफिस या पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, बस्ती के लिए इस तरीके से, और कब्रिस्तान के लिए इस तरीके का प्रतीक हमको दिखाया गया है मानचित्र के लिए। पेड़ के लिए इस तरीके से, और घासों के लिए इस तरीके से हमको मानचित्र पे प्रतीक दिखाया गया है। अगर इन प्रतीकों की जानकारी हमको है तो हम किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र में हमको पता चल जाएगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं मानचित्र पे तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर मंदिर के लिए इस तरीके का बना है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे मंदिर का स्टेटस है, के द्वारा मानचित्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारे भारत में ही सिर्फ चलता है, नहीं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति के द्वारा ये प्रतीक लिया गया है। ये किसी भी देश में, किसी भी देश के मानचित्र में ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि भारत के ही मानचित्र में हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, नहीं। देखिए वैसे ही हम लोग ये इसमें देख सकते हैं, अगर हम लोग ये देख रहे हैं तो हम समझ जा रहे हैं कि ये क्या है, गिरजाघर है। और अगर हम यहाँ देखेंगे ये आरएस लिखा है तो आरएस का मतलब क्या है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे पीएस लिखा है तो पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे ये है तो ये मंदिर है। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए कुआं है, नदी है, ये सारी चीज़ें हैं। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। और यही सब चीज़ें क्या कही जाती हैं, यही सब चीज़ें प्रतीक कहे जाते हैं। प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं ऊपर। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए किया जाता है। भूरा रंग पर्वतों के लिए किया जाता है। पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए किया जाता है। अगला रेखाचित्र। रेखाचित्र क्या होता है? रेखाचित्र एक आरेखण होता है। आरेखण मतलब एक लाइन होती है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होती है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। वैसे ही हम देखते हैं खाका क्या होता है।
एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र ही हमको क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, अगर हम एक किसी जिले का हम लोग देखना चाहते हैं तो जिले, एक छोटे से क्षेत्र जिला जो है उसका हम अगर बड़े पैमाने पर खाका खींचें तो उसे ही खाका कहते हैं, उसको रेखा चित्र को खाका कह सकते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं और इस रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए, जिससे वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, ये अभ्यास प्रश्न भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो आपको हमने बताया कि मानचित्र के कुल 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक में से दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों क्या होते हैं, मानचित्र के घटक होते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन, प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये 4 मुख्य प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ये आप भी देख सकते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमको किसी एक विशेष क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो उस समय हमें ग्लोब काम नहीं आता, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो उसके लिए ग्लोब सहायक होता है। मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर होता है? खाका जो होता है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मानचित्र होता है, लेकिन मानचित्र क्या होता है, एक पूरे किसी देश की मानचित्र को एक जगह रखना ही मानचित्र कहलाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? जो बड़ा मानचित्र होता है वो हमें छोटे मानचित्र की अपेक्षा विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? क्योंकि पूरे मानचित्र पर किसी भी चीज़ का पूरा फिगर बनाना ये उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम लोग छोटे चिन्हों के सहायता से हम लोग मानचित्र में अध्ययन के लिए लेते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सारी सहायता मिलती है। दोस्तों, ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।